हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल आओ बहन बातें करें, एपिसोड 203, जिसके जवाब आज मैं देने के लिए बैठी हूँ। देखते हैं कोई कमेंट छूटे ना। कोशिश करूंगी इस बार सारे के सारे कमेंट्स के जवाब आपको संतोषजनक दे पाऊँ। चलो आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, नमस्कार मैम, मेरा छोटा भाई बड़े भाई की साली से शादी करना चाहता है। लड़की भी राजी है पर भाभी मना कर रही है अपने पेरेंट्स को। सब तरह से रिश्ता बढ़िया है, मेरे पेरेंट्स राजी हैं, क्या करें। भाभी एक घर में दो बहनों की शादी के खिलाफ है, कैसे समझाएं। देखो, ऐसे रिश्तों में जब भी कंडीशन होती है तो आप अपनी भाभी की सलाह को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि आपको जहाँ से चीज़ें दिख रही हैं उसको कहीं और से दिख रही हैं, और वो उसकी बहन है ना। तो अगर अपने परिवार की सुख शांति और आगे जैसा चल रहा है बढ़िया वैसा ही चलाना चाहते हो तो भाभी की मर्जी के बिना ये डिसीजन मत लेना। नहीं तो होगा ये कि आगे आगे, अभी तो वो मतलब मना जो कर रही है, अगर आपने उसकी बात को अलग करके अपनी चलाई ना, तो ये मान के चलो कि शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो तालमेल और जो कुछ भी चाहिए होता है ना कि दो बहुओं के आने के बाद, वो सब आप शायद रिस्क ले लोगे उस चीज़ का। तो उनको कन्विंस करो, अगर वो मान जाती हैं तो ही इस चीज़ में आगे बढ़ना मेरी सलाह से, वरना मत बढ़ना। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने 8 लाख रुपए का लोन लिया है बिना बताए। मेरी सिस्टर ने फ़ोन में मैसेज देख लिया, पूछा तो बोले नहीं बताता, क्या करेगी, जो करना है कर ले, नहीं बताता। बोला मेरे घर में थाली पर रोटी खाती है वो काफ़ी है, मैं तुझे बताऊंगा, ऐसे बोलने लगे। मेरी सिस्टर अब क्या करे। वो रुपये शायद अपने बड़े भाई को दे दिए, उन पर बहुत कर्ज है, इतनी बड़ी रकम के दिए 8 लाख, मेरी सिस्टर अब क्या करे। देखो, जब आपकी सिस्टर की कोई अथॉरिटी नहीं है घर में, वो लोन लेने के बाद भी अगर वो कन्फ्रंटेशन भी कर रही है तो वो कह रहे हैं कि तू क्या करेगी, क्या कर लेगी, नहीं करूँगा बता, और अब वो उन्होंने लोन लेके जिसको भी दे दी हो, तो आपकी सिस्टर ऐसी कंडीशन में उसके करने के लिए ना कुछ बचा नहीं है। सिर्फ उसको एक आइडिया होना चाहिए कि जैसा भी हो रहा है कि लगा, तो उसको एक कंफर्म आइडिया हो सकता है कि उसने वो पैसे कहाँ दिए, वो थोड़ी अपनी नॉलेज में रखे। बाकी ना उसको कमाने हैं ना उसको चुकाने हैं, ना उसको वो सम्मान के जरिए बता रहे हैं उसके पति। तो एग्जैक्टली करने के लिए आपकी सिस्टर के पास कुछ है नहीं, सिवाय इसके कि बस नॉलेज रखे कि पैसा आया तो है, गया कहाँ है, ताकि कल को कुछ बात हो इस पैसों से रिलेटेड तो उसका थोड़ा तो कुछ और तो मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड हो एटलीस्ट। बाकी जब पति के साथ इतनी बॉन्डिंग ही नहीं है कि वो ये कह रहे हैं कि नहीं बताता जाके कर लेगी, तो फिर उसमें आपकी बहन कुछ नहीं कर सकती। तो आराम से रहे, भगवान से प्रार्थना करे कि कोई अनिष्ट ना हो, लेकिन थोड़ा बहुत जानकारी जुटा ले नॉर्मल तरीके से, जैसे भी मिल सकती हो कि वो पैसे आए गए कहाँ, चाहे प्यार से अपने पति से ही बात करे, है ना। अब इस चीज़ पे मतलब कलेश ना करे। कलेश करने का फायदा तब होता जब आपकी कुछ चलती हो, है ना। एक दो क्वेश्चन के जवाब मैंने यहाँ नहीं दिए, मुझे लगा यहाँ देने के बजाय मैंने कमेंट में रिप्लाई कर दिया, आप लोग वहाँ देख लेना। अगला क्वेश्चन चलता है, दीदी गुड़ गोबर वाली चीज हो गई, जैसा आपने बोला आप भी सास के रूम में सोने जाओ अगर पति जाता है तो। मैं गई तो उधर से उठकर बैग उठाकर रात में भाग गया ड्यूटी जाने का बोलकर। रात 11 बजे गली में अच्छा खासा सीन बन गया। मैं बिना गलती के बार बार सॉरी बोलती रही, एक आंटी आकर आई, पूछी तो पति बोला मेरे को सोने नहीं देती, आप खुद समझ सकती हो क्या बीती होगी मुझ पर। सास अपने बेटे की एक भी नहीं देखी, ऊपर से मुझे ही बोली कि टिकने नहीं देती, मेरे बेटे को निकाल दिया आधी रात में बाहर, और मैंने कुछ भी नहीं किया दीदी, सच्ची भगवान कसम। अब देखो, उससे ये पता तो चल गया ना आपकी प्रॉब्लम क्या थी। देखो कि सास को वो कह रहा है कि मेरे को एक कमरे में नहीं घुसने दे रही, सोने नहीं दे रही, आपका वो पॉइंट क्लियर हो गया। सिर्फ यही था कि अगर वो आपको छोड़ के, आप जहाँ पे भी हो वहाँ से छोड़ के भाग रहा है, इसका मतलब वो लड़का भाग रहा है, आप नहीं भाग रही, उसे आप भगा भी नहीं रही। अब जो एलिगेशन आपके ऊपर आए हैं, अब मेरी ये नहीं समझ में आ रहा कि आधी रात को चले गए बैग लेके ड्यूटी पे, तो ड्यूटी पे जाते आधी रात को पड़ोसन आंटी क्यों जग रही थी, और वो पूछ भी रही है आधी रात को कि कहाँ जा रहा है, और वो कह भी रहा है कि ये मुझे सोने नहीं देती। तो दिमाग से बिल्कुल ही थोड़ा सा टाइट है मामला। अब रात 11 बजे उठ के मतलब कौन, अगर कोई जा भी रहा है तो पड़ोस की आंटी पूछेंगी, लेकिन चलो पूछ लिया, मान लो 11 बज रहे हैं, गर्मी के, जग भी रही थी। आपका पॉइंट आपकी सास के सामने क्लियर हो गया, ठीक है। और उसमें कि ये मुझे सोने नहीं देती, उसमें भी आप वो मतलब स्ट्रेस, आपकी बेइज्जती नहीं हुई, उस आदमी की ही कम अकली नजर आ रही है इसमें। आगे से अब यहाँ जाने की जरूरत नहीं है,
आपको अपनी सास के सामने अपना पॉइंट क्लियर करना था कि मैं नहीं भगा रही, वो मुझे देख के खुद भाग रहा है बिना कुछ कहे सुने। अब आप अपने कमरे में सोएं, वो जाए सास के कमरे में सोए, कहीं सोए। अब उनके पीछे फिरने की या उनके साथ जबरदस्ती की नहीं मैं वहीं सोऊंगी, वो बात खत्म। आपको एक बार करके ये दिखाना था कि हाँ मैं नहीं भगा रही, आपका लड़का खुद भाग रहा है। अब वो फिर भी ना समझे या कुछ और है, ऐसे आदमी से आप देखो निष्पक्ष दलील की तो उम्मीद करो मत, वो तो कभी पूरी होएगी ही नहीं। लेकिन हाँ इतना एक कर सकते हो जो आपने अब कर दिया कि चाहे हमारे सामने एडमिट करे ना करे, उसे अगले को खुद दिख जाए कि असलियत क्या थी। ठीक है, तो सीन होने से थोड़ा सा बचो, और अगर इस तरीके की चीजें होती भी हैं तो उसे ना थोड़ा सा वो ही लो कि भैया अब किसी को तमाशा करना है तो थोड़ा सा हम पार्ट तो बनेंगे उसका, लेकिन थोड़ा सा मतलब इस चीज के लिए ढीठ सा रहो कि कोई बात नहीं, जो प्रूव करना था वो तो करा ना। जब भी हम किसी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें गालियां पड़ती हैं, हमें बुरी बहू का टैग दिया जाता है, सब कुछ है। वो रीजन यही होता है। जैसे लापता लेडीज में होता है ना, अच्छे घर की औरत ये बहुत बड़ा वो है, छलावा है, स्कैम है औरतों के साथ। तो वो चीज इतनी ज्यादा हार्श नहीं मैं कहूंगी, लेकिन फिर भी केवल हमें कोई बुरी बहू ना बता दे, बुरी पत्नी ना बता दे, इस चक्कर में हम उनकी गलत सलत चीजें भी बर्दाश्त कर रहे होते हैं। तो जब हम उसके खिलाफ कुछ भी करते हैं ना तो ऐसे ही तमाशा क्रिएट करा जाता है, और वो इसीलिए किया जाता है ताकि आप ऐसा फील करें जैसा आप अब फील कर रही हैं। तो ये आप मान के चलो कि एक छोटा सा स्लॉट था, एक रात की बात थी, निकल गई। अब आपको अपने ना तो पति के पीछे ज्यादा खींचातानी करनी है। अब वो कहीं भी सो रहे हैं, कहीं भी बैठ रहे हैं, अपनी सास माँ के पास जाएं, कहीं जाएं, तो अब आप उसमें पीछे पीछे अब ना कुछ करें, कुछ भी नहीं करना। अब आपका एक पॉइंट प्रूव करना था, हो गया। अब बिल्कुल शांत रहो। अगर वो कमरे में सोते हैं तो भी, और अगर बाहर जाके सोते हैं तो भी, आप अपना काम करो रूटीन का, चुपचाप अपना 2 4 6 10 दिन नॉर्मल बिल्कुल काटो, बिल्कुल नॉर्मल रहो। परेशान हो लेकिन दिखाओ मत कि मैं परेशान हूँ, आराम से रहो, ना ज्यादा कूदो और ना ज्यादा सैड हो। ठीक है, चलो ये मतलब एक ये होता है जब आप कुछ अलग सा कर देते हो तो बिदक जाते हैं लोग कि उन्हें उम्मीद होती नहीं कि इस तरीके का कुछ होगा, तो पलटवार इसी तरीके का करते हैं। नेक्स्ट, आपकी वीडियो देखती हूँ, अच्छा लगता है, प्लीज़ एक वीडियो आप अपनी लाइफ के स्ट्रगल पर बनाइए, आपकी फैमिली हमेशा खुश और हेल्दी रहे। थैंक्स फॉर योर ब्लेसिंग्स। और मेरी लाइफ की स्ट्रगल बीच बीच में इन्हीं क्वेश्चंस के ज़रिए आती रहती हैं, तो आप जुड़े रहो, आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में एक किसी वीडियो में पूरी बता दूँ ऐसा पॉसिबल है नहीं। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड जब भी छुट्टी के दिन घर पर रहते हैं तो खाने में ये बनाओ बनाओ, ये नहीं बनाया, वह नहीं बनाया, इसके साथ ही क्यों, वह क्यों, मेरे पसंद का खाना नहीं बनाती, कैसे बनाओ, सब कुछ बनाकर तो रख देती हूँ मैं, रखने के बाद बोल देते हैं कि वह दूसरा बना दो। कितना बनाऊँ दी, साल 2 साल का बच्चा भी है, ये सब कुछ काम करने के बाद भी उसको नीचे लेकर जाना है 2 घंटे के लिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट होने के बाद नींद आ जाती है 2 घंटे के लिए, फिर खाना खाकर फिर सो जाते हैं। बेटा अभी 2 साल का है तो वह कुछ ना कुछ ऐसा वैसा पापा पापा बोलने लगता है तो वो इरिटेट हो जाता है। इसको भी पकड़ो, काम भी करो, क्या करोगे। मैम प्लीज़ सजेशन दो, मैं बहुत एग्जॉस्ट हो गई हूँ और घर पे शांति से रहने नहीं देते, करके बोलते हैं, मैं क्या करूँ दीदी, सब कुछ तो कर लिया और क्या करना चाहिए मेरे को बता दो प्लीज़। आपको नहीं लगता आपकी कहानी अगर बेबी वाला सीन हटा दे तो मिसेज मूवी जैसी है? तो जब एक आदमी अनर्गल आपके ऊपर थोपता जा रहा है, थोपता जा रहा है, थोपता जा रहा है चीजें, आप उसको संतुष्ट कर पाएंगी, इस कोशिश में आप भी अपनी मेहनत बढ़ाती जा रही हो, बढ़ाती जा रही हो, बढ़ाती जा रही हो, लेकिन एंड में हाथ कुछ नहीं लगना। देखो मांगे बच्चे की हो या बड़े की, जायज पूरी करनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब जिस आदमी को या तो ये हो कि आपको कुकिंग का शौक है, आप बना रही हो खिला रही हो, दूसरी चीज चलो मेरे पति को खाने का बहुत शौक है, उनको और किसी चीज से फिर मतलब ना हो, ठीक है, तो फिर वो बाकी कामों के लिए मेरे लिए हर चीज के लिए हेल्प लगा के रखे, मैं सिर्फ उनको खाना बना के खिलाऊं, है ना। तो अगर देखो अब इसका बिना लड़ाई का झगड़ा होगा, वो सुनो, अब बच्चा आपको संभालना है वो एक अलग मतलब एक और मुद्दा है वो भी, कि बच्चे के साथ, ठीक, अब आप अपने बच्चे को साथ में लेके जितना इजीली बना सकें, सिर्फ और सिर्फ खाना बनाएं। क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ बच्चे को भी छोड़ दो तो माँ का दिल है, अगर बाप बदतमीजी भी दिखा रहा है कि उसको बोल भी नहीं रहा, कुछ खिला भी नहीं रहा उसे, तो माँ नहीं छोड़ पाएगी, चाहे कितना ही हो, वो देखेगी कि पति को भी देखना बच्चे को भी देखना, वो नहीं छोड़ पाएगी। बच्चे के साथ मैनेज करते हुए आपसे जितना खाना बन जाए,
आप सिर्फ और सिर्फ खाना बनाओ, लॉन्ड्री, कपड़े, ये जो प्रेस करना या घर की सफाई, कुछ भी चीज़ें वो सब आप एक साइड रखो कि बस मुझे बच्चा अपना संभालना है और इनके लिए खाना बना के रखना है। ठीक है, ये दो चीजें करके एक तरफ आप एज अ माँ संतुष्ट रहोगी कि भाई मैं अपने बच्चे की बेकदरी जितनी मुझसे हो सकती है मैं नहीं करने दे रही। दूसरी चीज, अगर यही कलेश है खाने खाने खाना, तो कहीं ना कहीं हो सकता है वो संतुष्ट हो जाए कि चलो भाई मिल गए। अब अगर ये करने के बाद भी मीन में एक ही निकले कि ये नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, वो नहीं बनाया, तो देखो एंड में क्या है कि मेरी पसंद का खाना नहीं देती, एक्सेप्ट कर लो कि ये मेरा बेस्ट है, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकती। एक बार बजाय वही कि जो मैंने मिसेज मूवी का भी लोगों ने कहा था कि इसके बारे में रिव्यू दो, कुछ बताओ क्या सोचना है आपका, बजाय इसके कि एक दिन मैं मेहमानों के सामने भरी सभा में जाके अपने पति और ससुर की बेइज्जती कर दूं, इसकी बजाय जब हम दो जने हैं मैं तब अपने मन की बात साफ साफ अपने पति से कह दूं, है ना। तो आप पहले कोशिश कर लो, आई थिंक आपने कर भी चुकी होंगी, आपने पूरी अपनी जान लगा दी होगी जब भी आप यहाँ पे क्वेश्चन कर पाए हो। तो अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा तो एक बार एडमिट कर देना, ठीक, कि ये मेरा बेस्ट है, मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकती, बस। ठीक है ना, तो एक बार कहना सुखी रहना, वो वाली चीज़ हो जाएगी। बच्चा है, नियत शब्दों में कहना, बिल्कुल फालतू का कोई ना शब्द ना सेंटेंस ना कोई हीटेड आर्गूमेंट ना आवाज़ ऊपर करना, आराम से कि जी ये जो कुकिंग है ये मेरा बेस्ट है। बच्चे के साथ संभालते हुए, आप बच्चे को भी नहीं देख रहे हो इतना ज़्यादा तो मैं ही उसको भी देख रही हूँ, उसे भी मैं नहीं छोड़ सकती, जैसा आप हो मेरे लिए वैसे ही वो भी है ना। तो उसकी भी खुशी का ख्याल रखना मेरे को ज़रूरी है, इतना है मेरा बेस्ट है, अगर आपको ठीक लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो यही है, इससे ज़्यादा बेहतर और इससे ज़्यादा आइटम मैं नहीं बना पाऊंगी। तो हम क्या है, नहीं हम बना सकते हैं, नहीं हम कर देंगे, नहीं हाँ मेरे पति की इच्छा पूरी करूंगी। हम आदर्श बनने के चक्कर में घिसते रहते हैं खुद को। घिसना वहां तक ठीक है जब सामने वाला उसकी कदर कर रहा हो, लेकिन हमें पता है कि हम घिस घिस के पूरे खत्म भी हो जाएंगे, खुश हुआ तब भी नहीं होना, तो फिर आपको रुकना ही चाहिए। नेक्स्ट, मैम मैं भी सरकारी हाई स्कूल मैथ की टीचर हूँ, मेरा पोस्टिंग मेरे मायके के ज़िले में है, मेरा रूम मम्मी के रूम के पास ही है, मम्मी भी रेंटेड रूम पर और मैं भी। मैम एक दिन की बात आपको बताती हूँ, मेरी भाभी को बच्चा होने वाला था, मेरे पास मैसेज सेंड की थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बिजी शेड्यूल के कारण कुछ नहीं बोली तो आ रही हूँ। आपको जलन थी, मेरा बच्चा होने वाला था इसलिए मिसकैरेज हो गया और एक दिन बिना बुलाए मम्मी के घर गई तो भाभी खाना देकर बोली कि बिना बोले आ गई, खाना कम पड़ गया। उसके बाद मैं अब नहीं जाती हूँ, इसलिए चल जाती थी क्योंकि मैं भी अकेली रूम लेकर रहती हूँ, मेरे हस्बैंड की पोस्टिंग दूसरे ज़िले में है, क्या करूँ अब मैं, पापा भी नहीं पूछते हैं। देखो, मैके में अगर भाभी से पटरी ना खाए ना तो ऑलमोस्ट मैका छूट जाता है, और माँ बाप क्या सोचेंगे कि भैया रहना उसी के साथ है इसलिए उसको ही थोड़ा सा बना के रखें। अभी आप जो अभी ये सब हो गया ना, तो आप इतना कर लो कि भैया त्योहार पे चले जाओ, ये बीच का जाना आना, या फिर जाओ भी तो सोच के कि हो सकता है वहां से कुछ आ जाए भाभी की तरफ से ऐसे कड़वी बात, तो आप अपना ये है कि 15-20 मिनट मैक्सिमम आधे घंटे के लिए जाओ, मिलो, आ जाओ अगर आपका मन है तो। लेकिन अगर माँ बाप भी नहीं पूछ रहे, भाभी भी उल्टे सीधे बोल रही है, तो अपनी समझदारी इसमें है कि हम जाएं ही नहीं, हम कोई दूसरी जगह देखें जहाँ हम बैठ सकें, उठ सकें, रिश्तेदारी निभा सकें। नेक्स्ट, मैम मेरा क्वेश्चन आप नहीं समझ पाए। अच्छा, मेरी चेन मेरे मायके से मिली हुई थी, मेरे हस्बैंड से मांग ली अपनी बेटी के लिए, फिर गलत है भाई, फिर गलत है, फिर तो आपको अपने हस्बैंड को भी बोलना चाहिए, सास को भी। देखो ससुराल का जेवर है, दे दिया ये वो, मैके की चीजों के साथ अलग इमोशन जुड़े होते हैं, वो गलत है। तो उसके लिए तो वही है ना, पुलिस थोड़ी बुलाओगे, आप अपने पति से और सास से बोलो कि भाई यहाँ का आप सारा ले लो, इतना मैं छोड़ सकती हूँ अपने जी से कि यहाँ चलो कोई बात नहीं आप नहीं दिया था, लेकिन ये तो मेरे घर का है ना। अब उसके बाद भी मैं आपको सलाह दूं कि अगर बिल्कुल भी ना दे ना, मैं तब भी कहूंगी भगवान के आगे, मतलब पहले अपनी कोशिश कर लो, लेकिन भगवान के आगे प्रार्थना करो कि इतना दे, आप दूसरी बना लो। मलाल तो नहीं जाएगा उस चेन का, लेकिन फिर भी आप अपने के देखो, किसी को माफ करना ना, या किसी के गलतियों से अपने आप को ऊपर उठा लेना कि चल छोड़ वाला रिएक्शन, वो हम एग्जैक्टली उसे नहीं छोड़ रहे, हम अपने आप को फ्री कर रहे हैं। भगवान आपको और चेन बनवा के दे दे क्या पता, लेकिन उसमें जब तक
आप अटके रहोगे वो आपको दुखी देती रहेगी थोड़ा थोड़ा। तो कोशिश कर लो, हस्बैंड से यही बोलो। और जब ये बात साथ में जोड़ोगे ना कि ससुराल का ले लो, उसको तो हम मना कर ही नहीं रही, चलो ठीक है, वैसे तो वो भी मुझे नहीं देना था, लेकिन ये एटलीस्ट मेरे मैके का है, मेरे इमोशंस हैं इसमें, इतना कह के देख लो अगर अभी तक नहीं देखा है तो। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरी छोटी बहन की शादी होने वाली है, मेरे एक भाई 2 बहनें अभी अनमैरिड हैं। भाई तीनों की शादी, घर की जिम्मेदारी संभालने के चलते टेंशन में रहता है। मेरे हस्बैंड जरा भी सपोर्टिव नहीं है, सास भी कभी कभी झगड़े करती रहती है और मेरी औकात बताती रहती है। हस्बैंड भी धमकी देते हैं मैं तेरी बहन की शादी में रूठ जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। शक करते हैं कि कमी है, उन्हें कुछ दे ना दूं कहीं मैं। मन मन ही मन रोती हूँ कि इन परेशानियों को कैसे संभालूं। मेरा छोटा भाई इन्हें मनाएगा या जिम्मेदारियां संभालेगा। देखो आप अपने नॉर्मली जाओ शादी में, ठीक है। अब ये है कि जी रूठ जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो शादी की शादी में देखना। अगर वैसे तो कोशिश करना कि ना साइड से साइड ही लेके चलो। ऐसे में पता है लड़की की, हमारे यहाँ जो 1-2 हैं ऐसे रिश्तेदारों में, उनका क्या है कि भैया उनके माँ बाप खुद ही कह देते हैं कि तू ना अपने पति को संभाल ले, बाकी काम हम सारा संभाल लेंगे, कि ये कोई रायते ना फैलाए। तो आप मेन ध्यान उन्हीं पर रखना कि उन्हें मैनेज कर लो। अगर नहीं भी कर पाए, कंडीशन ऐसी आ गई कि तमाशा खड़ा कर दिया वो, उस टाइम पे ये मत सोचना मेरे पति की बेइज्जती कर दी, ये कर दिया वो कर दिया। आपको पति पहले ही कह के ला रहे हैं कि वो हरकत ऐसी करेंगे, तो मे भी ऐसी कंडीशन आए तो उस टाइम पे ये है कि इन्हें हाथ जोड़ के कि अपने घर जाओ, ठीक है। उस टाइम पे ये मत करना कि भाई पे प्रेशर डालो या कुछ और, आपको लगे ज्यादा हो रहा है या अपना रिश्ता ही बचाना, आप भी उसी क्षण वापस आ जाओ। मत करो शादी अटेंड उससे आगे की, वो बात हो जाएगी कि ठीक है घर वाले भी समझ लेंगे क्या बात थी। यहाँ ये हो जाएगा कि देखो मैं तुम्हारे साथ आ गई। शादी में खड़े होना 2-4 घंटे, अगर कंडीशन इस तरीके की बन जाए तो मुझे लगता है वहाँ खड़े होने के बजाय उस रूठे हुए पति और रिश्ते और इधर मैके वालों का स्ट्रेस जो उसका मुंह फूलने की वजह से होगा, वो सब बच जाता है। तो आप अगर ऐसी कंडीशन आए तो फिर देखना कि इस तरीके से ही हैंडल करना, नहीं तो अभी नॉर्मल जाओ, मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, लेकिन हो सकता है कुछ भी ना हो, तो आपका भाई टेंशन से बचा रहेगा। नेक्स्ट, अपने मायके के झगड़े अपने हबी से शेयर कर जाती हूँ, बट डर लगता है कि बाद में इसका मिसयूज ना करने लगे, मेरी वैल्यू कम ना कर दे, बट मैं भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाती और कह जाती हूँ, क्या करूँ। आपका मैं आपके पति मिसयूज क्या करेंगे कि तेरे घर में ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो कहेंगे। अब वो बात जब झूठ नहीं है तो आप रिएक्ट मत करना गलत तरीके से। मान लो मैंने बताया मेरा भाई झूठ बोलता है या मेरी माँ लड़ती है या मेरी भाभी ने मुझे ऐसा ऐसा कह दिया, मान लो मैंने उन्हें बता दिया, कल को किसी बात पे उन्होंने कहा कि हाँ तेरी तो भाभी तुझे ऐसा कहती है, तेरा भाई तो झूठ बोलता है, तो अब इसमें मैंने जो बताया वही वो बोल रहे हैं, तो हाँ मेरा भाई झूठ बोलता है, हाँ मेरी भाभी मुझे ऐसे कहती है, हाँ मेरी माँ लड़ती है। तो तुम उसके लिए एंटी में मत जाना कि नहीं ये वो, अब ये कहें कि तू ही ऐसी है, तेरे तो वो लोग भी ये नहीं करते, तो कहना कि क्या करूं मुझे मिले ही ऐसे हैं सारे, बस। नेक्स्ट, अगर बच्चा गलत रास्ते पर जाना हो तो उसे भी रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आंखों देखे तुम सहन नहीं होता, पर बच्चा माने या ना माने मन को बोलना पड़ता है, कहना पड़ता है, वह भी 18 साल का बच्चा। देखो कहना चाहिए नहीं चाहिए वो तो हम रुक नहीं पाएंगे, कहेंगे तो हम हैं ही। सबर करने की बात जो मैं कह रही हूँ कि आप एग्जैक्टली कुछ कर नहीं सकते, वो इसलिए कि हम अपने मन को कैसे समझाएं। कहते तो रहते ही हैं हम, हमें पता है हम रिकॉर्ड की तरह बज रहे हैं, एक ही चीज बार बार कह रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं, क्योंकि रहा नहीं जाता ना देखते, तो हम कहते तो रहेंगे ही, लेकिन हमारी बातों का रिजल्ट होगा, बच्चा आएगा ट्रैक पे। ये उम्मीद कितनी रखें वो तो हमारे लिए टेंशन का विषय हो जाएगा, तो कहो और छोड़ दो। अगर आपकी किस्मत में होगा बच्चा मान जाए, और हमसे ज्यादा कहना चाहिए बच्चे की किस्मत में होगा सही ट्रैक पे जाना, तो भगवान अपने आप उसको समझदारी दे देंगे। हमारा काम एज अ पेरेंट्स उसको बताना है कि ये रास्ता गलत है, ये सही है, लगातार बताते रहना। नेक्स्ट, जब कभी बिठाकर बात करना चाहूँ तो बात को घुमा देते हैं, देवर मेरे टाइम पर बहुत पर्दा वगैरह, यहाँ के खड़े हो वहां ना जाओ, इसके सामने ऐसे ना बैठो, और वही वो अपने जेठ के सामने कैसे भी रहे कुछ नहीं बोलता, मैं बोलूँ तो इसे झीलसी बताकर वहां से पतली गली से निकल जाते हैं। देखो ये चीजें मैंने इससे पहले भी क्लियर करी हैं कि अब ना आपके साथ जो पास्ट में हो गया उसको पकड़ने के बजाय थोड़ा सा अपनी सोच को डायरेक्शन बदल दो। अभी आपकी देवरानी जो कर रही है
उसके जरिए रास्ता खुल गया। अब आपके पिछली जो भी बंदिशों में आप रही थी, अब आप भी उन बंदिशों से फ्री हो गई हैं। अब आप भी वो सब कर सकती हैं जो आप अपनी देवरानी को करते हुए देख रही हैं। क्यों? क्योंकि अब जब कोई उसे नहीं कह रहा, तो जब आपको कोई कुछ कहेगा तो आपके पास एक पॉइंट है। तो अब ये मत करो कि उस टाइम पे कितना क्या कैसे। मान लो क्या कर रही है देवरानी, पल्ला हटा रही है, आप भी हटा लो। वेस्टर्न पहन रही है, आप भी पहन लो। देर तक सो रही है, जो कुछ भी कर रही है, और आपको लग रहा है यार ये तो मुझे भी करना था, करने नहीं दिया, तो अब आप कर लो, क्योंकि अब शुरुआत उसने कर दी। फ्री रहो उस चीज से, किसी को बैठा के बात करने वाली इसमें बात ही नहीं है। नेक्स्ट, गांव का माहौल ऐसा होता है कि मैं जॉब के लिए बात ही मेरे पति से, उसने मेरे अपने माँ पापा को बता दिया, मेरे ससुर ने कहा डिवोर्स ले, हमारे घर से निकल और फिर जॉब कर। लो भैया, देखो जब इतना ज्यादा एंटी हो जाए ना मामला जॉब के खिलाफ, तो थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रख देना ही सही है। अभी रुक जाओ, खींचातानी में बात खराब हो जाएगी। रुक जाओ, धीरे धीरे फिर बात करती रहो अपने पति से। बार बार वो बच्चे वाली बात कि एक बार कोई कहेगा, बच्चा 2 बार 3 बार भी कहेगा, और वो कोई चीज अजीब सी है जो हमारे यहाँ नहीं होती, तो हम उसे हल्के में लेंगे। लेकिन वो बच्चा अगर 6 महीने एक ही चीज कहता रहेगा, तो फिर हम सोचते हैं कि चलो करने दो। अभी अगर इतनी बड़ी स्टेटमेंट आई है ना ससुर की तरफ से, तो रुक जाओ, और थोड़ा टाइम लगेगा, अभी एकदम से सब कुछ नहीं होता। नेक्स्ट, मैम मुझे नहीं लगता कि जो ससुराल वाले बहू के ना तो जापे में करें और ना ही डिलीवरी में, और अगर बहू जॉब कर रही है तो उसके बच्चों की परवरिश में भी साथ ना दे, तो ऐसे ससुराल वालों को खराब सिचुएशन में हम लड़कियों को भी इनके लिए कुछ नहीं करना चाहिए, तभी इनको एनालिसिस होगा। बहन कुछ एनालिसिस नहीं होता, उन्होंने नहीं किया, ये पॉइंट इतना ज्यादा कोई नहीं देखेगा ना कुछ कहेगा, लेकिन हमने बुढ़ापे में नहीं किया, ये सब देखेंगे। तो मैं ये नहीं कह रही कि उनका रात दिन करो, उतनी सेवा करो, ये वो, जितना, मैं हमेशा ऐसे केसेस में कहती हूँ कि जितना इजीली हो जाए मानवता के नाते उतना कर दो, बीइंग टेक्निकली राइट। इमोशंस नहीं जुड़ेंगे आपके, क्योंकि आपका मन पहले से भर चुका, काम आपके पास ऑलरेडी इतना होगा कि आप बहुत ज्यादा उनके हर चीज के लिए हाजिर रह नहीं पाओगे, है ना। तो नॉर्मली अगर ऐसी कंडीशन पड़ेगी, भाई कोई मेडिकल प्रॉब्लम है या कुछ और है, तो मैं अभी भी यही कहूंगी कि उन्होंने गलत कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आती है सामने, तो कोई भी अच्छी लड़की जो भी होगी ना, दिल की अच्छी, वो ये नहीं देखेगी कि ससुराल वाले हैं इन्होंने क्या किया था, वो यही सोचेगी कि ठीक है यार ये तो बुरे हैं ही, मैं तो हूँ। तो उसमें क्या है, आप उनके पैरों की जूती नहीं बन रहे, आप उनके घर में नौकरानी बन के नहीं काम कर रहे, आप बड़े हो उस टाइम पे, आप कर रहे हो जितना आपसे आराम से हो पा रहा है। बस ये इसका एक क्लॉज जरूर है कि आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा टॉर्चर करके ऐसे आदमी की सेवा नहीं करनी, ना कर पाओगे, लेकिन ईजियली जितना कर सकते हो उसे करने से चूकना मत। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे बेटे की शादी को 1 मंथ हो गया है। बेटे की शादी में जो गिफ्ट में सूट साड़ी मेरे लिए आए थे वो पहनने लायक नहीं है, ना किसी को देने लायक, क्योंकि हम लोग जब किसी को कपड़ा देते हैं तो वो बेस्ट होता है। अब मैं शादी में मिले कपड़ों का क्या करूं? बहू पूछेगी कि सूट पहने क्यों नहीं, तो मैं क्या बोलूं? क्या आने वाले फेस्टिवल में बहू के मायके से साड़ी आए तो मैं मना कर दूं, या कुछ ना बोलूं? मैंने इस बारे में किसी से कुछ नहीं बोला, मैं बहुत अच्छी है मेरी बहू, रिश्ता खराब नहीं करना। देखो जब इतना आप सोच रहे हो ना, तो सिंपल सी बात है, उस सूट को या साड़ी को जो आपको लग रहा है कि पहनने लायक नहीं है, देखो साड़ी में किसी दूसरे ब्लाउज के साथ उसको पहन लो, ज्यादा पैसे मत लगाओ। सूट है, सबसे सस्ते से सस्ते में जितने में स्टिच हो जाए, या पहनने लायक अगर रेडीमेड है तो रेडीमेड, ठीक है, उसको 1 या 2 बार 3 बार, नहीं आपका लग रहा बाहर जाने लायक है, आप घर में पहन लो, ठीक है, 2 3 बार आपसे जो पहना जाए, उसके बाद आप उसे किसी को दे दो, जैसे पुराने कपड़े डिस्कार्ड करते हो उस तरीके से। उसमें क्या होगा कि मान सम्मान भी रह गया, बहू के घर से आया था हमने पहन लिया। ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी कई बार हुआ है कि इतना रद्दी कपड़ा आया, लेकिन ऐसी जगह से आया है कि चल छोड़, तो नहीं पहना हमने बहुत बार, लेकिन 2 एक बार बांध लिया, सामने वाला देख के खुश हो गया कि चलो ठीक है पहन लिया, तो ये कर लो। नेक्स्ट, मेरे सास ससुर जुलाई में आने वाले हैं, उस चीज़ से मुझे टेंशन होती है, आकर मुझे कंपेयर करते हैं, मैं अपनी बेटियों से, और मेरी बेटी को अपनी बेटी की बेटी से कंपेयर करते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है, सारा काम भी उन लोगों का करती हूँ, फिर भी ऐसा बोलते हैं। कंपेयर करने वाले इसीलिए करते हैं ताकि आप इरिटेट हो। तो जब अगर कंपैरिजन चल ही रहा है, वैसे तो हमें इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर चल रहा है
तो फिर जैसे आप उनकी सारी सेवा कर रही हो, सब कुछ कर रही हो, आप भी गिना दिया करो एक आध बार चीजें। नहीं तो उन्हें नहीं बोलना, अपने मन में दोहरा लो कि ठीक है, कंपेयर कर रहे हो तो सारी चीजों में करो ना। वो बहुत सारी चीजें ऐसी भी तो होंगी जो आप ज्यादा कर रहे हो, आपकी नंद नहीं कर रही, एक आध बार आप भी गिनवा दो छोटे से वाक्य में, तो उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ, कैलकुलेशन हमारे दिमाग में नहीं, सामने वाले के में भी चल सकती है। नेक्स्ट, मैम ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन बिजनेस कैसा है, फॉर एवर और स्वामिनी कंपनी, ये हाउसवाइफ को करना चाहिए क्या, लोगों को जोड़ना है एक दूसरे के नीचे चेन की तरह? इन दोनों चीजों के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन चेन सिस्टम के बारे में पता है। तो जिन लोगों का सर्कल बहुत स्ट्रांग होता है ना, और केवल रिश्तेदार नहीं, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, स्टाफ, ऐसे बहुत सारा होता है, उन लोगों का एक बार को ये चल सकता है अगर वो बहुत व्यवहार कुशल और बोलने में बहुत अच्छे हैं, थोड़े से बेशरम है तो। बाकी ये चेन सिस्टम हर एक आदमी नहीं कर पाता सक्सेसफुली। तो अगर ये तीनों चीजें जो क्वालिटी मैंने आपको बताई, तो आप ट्राई करना। नाम सुने सुने लग रहा है मुझे, फॉर एवर का तो लग रहा है, स्वामिनी मैंने पहले नहीं सुना। तो अगर ये तीनों चीजें आप में हैं तो घुसना इस लाइन में, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे, अपनी सेल के पैसे और कमा बैठोगे। ये हो चुका मेरे साथ, इसमें नहीं किसी दूसरी चीज में। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मैं वही हूँ जिसकी भाभी के मेरे छोटे भाई के साथ चक्कर था। उस इंसिडेंट में मैंने उनको बहुत सपोर्ट किया, हल्दी प्याज का लेप लगाया, खाना बनाया, खिलाया, पर अब उनके नज़र में मैं ही गलत हूँ। भाई को बोलती है खुद दूसरे जात में शादी करके बैठी है, मुझे सिखा रही है। भाई भाभी तो बात नहीं करते, बहन भी बात नहीं करती, बोल के कि मैं अपनी परेशानी ना बताने लगूं। मम्मी मेरी ऑफ हो चुकी हैं, पापा बात नहीं करते, जेठ जेठानी बात नहीं करते, ये बोल के कि जेठानी के पापा ऑफ होने पे मैंने कॉल नहीं किया, जबकि मैं मैसेज भी किया था। सास उनकी 13वीं में भी गई थी। अब मैं 8 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, बहुत अकेलापन महसूस होता है, रोना आता है कि किसी के साथ बुरा नहीं किया फिर भी बुरी बन के बैठी हूँ। देखो, अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, ये कई बार ना समय का फेर होता है कि हमारे सारे रिश्ते ऐसी उथल पुथल सी मच जाती है, तो ये समय का फेर मान के चलो। लेकिन अगर आप अपनी जगह सही हो, जेन्युइनली आप सबका भला सोचती हो, ठीक है, कभी किसी के लिए बुरा नहीं वास्तव में सोचती, कुछ दिन बाद दिमाग भी पलटेगा लोगों का, समय भी पलटेगा आपका। रही बात ये कि इस टाइम 8 मंथ प्रेग्नेंट हो, फिलहाल अपना ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस पर रखो कि 9वें महीने में जब प्रेगनेंसी हो जाएगी, कंप्लीट डिलीवरी होगी, उस टाइम पे आपको क्या क्या करना है। अपने बच्चे के साथ बात करो, उस टाइम का देखभाल कौन करेगा, बस उस चीज़ का इंतजाम रखो। और अगर रिश्तेदारों में से कोई नहीं है, आप और आपके हस्बैंड है ना, या कोई फुल टाइम मेड, अभी आप उस तरफ देखो, फिलहाल अपना टाइम निकाल लो। कुछ बच्चा आने के बाद आपकी स्थिति बदल जाएगी मानसिक तौर पे। और बाकी जो रिश्ते हैं ना, देखो, जो जो आप दोबारा दोबारा सोच रहे हैं, अगर आपसे कहीं कोई चूक हुई है बोलने के तरीके में या कोई फैसला लेने में, तो उसको आप पहले नहीं बदल सकती कि पीछे टाइम में जाके बदल लें, लेकिन अब उन चीज़ों को आप अगर दोहराना मेक श्योर करें कि नहीं दोहराऊंगी, है ना, तो भी वापस रिश्तों की खूबसूरती यही है कि अगर वो टूटते हैं वो वापस भी आते हैं, अगर हम पूरी जान लगा के अपनी कोशिश करें तो। पहले जैसी बात नहीं आती, लेकिन आ जाते हैं। नेक्स्ट, मैम हस्बैंड अपनी माँ बहन से इतना क्यों डरते हैं, वाइफ से क्यों नहीं? मैं अपने हबी को बोलती हूँ मेरे हक में कभी तो अपनी माँ बहन को कुछ बोला करो, तभी वो कभी फुल स्टॉप लगाई कहता है तो चाहती है मैं वैसे फाइट करूँ उनसे। तेरे लिए उनके फाइट से डर लगता है, मेरे से नहीं, ऐसा क्यों होता है मैम? क्योंकि आप उनके बराबर की सी हैं, उनकी लाइफ पार्टनर हैं, और वो लोग, उन्होंने उसे बचपन से पाल पोस के बड़ा करा। बेसिक डिफरेंस तो यही होता है, बड़े छोटे का लिहाज, और नंद बड़ी हो छोटी हो वो अलग चीज है, लेकिन माँ तो माँ ही है ना। उससे डरना या उससे प्यार जो होता है वो बीवी से डर और बीवी के प्यार से अलग होता है। आपको वो अपने बराबर का मान रहे हैं, और शायद उससे नीचे भी मान सकते हैं पति होने के नाते। अगर नॉर्मल मानसिकता देखूं तो कई बार ये भी होता है कि पत्नी है तो मुझसे 2m दर्जे की है, इसलिए आपसे बात करने में या लड़ने में उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन ये बात कि मेरे हक के लिए कभी तो बोलो, देखो, अगर वो सामने से सीधे बोल चुके हैं तू क्या चाह रही है मैं उनसे फाइट करूं, यानी कि वो नहीं करेंगे। अगर आपको कभी लगे कि कुछ बेहद गलत है, तो आप खुद ही अपना पॉइंट आराम से रख दिया करो, ये सोच के कि जो भी होंगे सर्कमस्टेंसेस वो मुझे अकेले ही झेलने। प्लस अभी ये दो को मैं जिन्हें बोल रही हूँ, हो सकता है मेरा पति भी इन्हीं के साथ जाके खड़ा हो जाए। इतना मेंटली प्रिपेयर्ड होके अगर कोई बात लगती है कि इस पर बोलना जरूरी था,
तब बोलना। नेक्स्ट दी, मैं बहुत परेशान हूँ, आपने मेरे कमेंट्स का जवाब क्यों नहीं दिया। देखो अब मैं ये वाला भी पढ़ ही रही हूँ ना, तो अगर वो छूटा है या तो गलती से, क्योंकि अब तो मैं लंबे भी छोड़ नहीं रही, कई बार से एपिसोड से पढ़ ही रही हूँ सारे। प्लीज रिप्लाई करना जरूर। मैं ससुराल गई थी, अपनी ननद को भी ले गई थी, उसने वहां तमाशा किया, लड़ाई की, फिर 3-4 दिन किसी से बात नहीं की, ना सास ससुर ना हमसे, गुस्सा मुंह बनाया, उल्टा बोला। मेरी बेटी को अपने बच्चों के साथ खेलने नहीं दिया, फिर मेरी सास के कहने पर उसको मनाया, सॉरी भी बोला, जबकि उसने मुझे बोला था मेरे बच्चों पर अधिकार मेरा है, आप होती कौन है। कपड़े बाकी चीजें देखकर जलना एंड ऑल। अब बाद में घर में शांति बनी रहे रह करके बात की मैंने। अब मैं आ गई हूँ अपने सिटी, उसे कैसे रिश्ते रखूं, बात करने का मन ही नहीं है, ब्लॉक कर दूं हमेशा के लिए। मेरी सास ने भी सब देखा और बोला इसको लेकर कभी मत आना साथ में। देखो सोशल मीडिया पे तो ब्लॉक कर दो ऐसे इंसान को, ना दिखेगा ना आपका खून फूकेगा। लेकिन त्योहार है, जब उसका कुछ बनता है, होली दिवाली ये वो, एक फॉर्मल सा मैसेज या छोटी सी 1 मिनट की कॉल, उस टाइम पे अपना करते रहना। क्योंकि जहाँ घर की शांति बनाए रखने के लिए आपने ना गलती होते हुए भी उससे माफी भी मांग ली, सब कुछ कर लिया, तो उसका सारा करे कराए पे पानी फिर जाएगा, अगर अब आप बिल्कुल अलग कट जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट। हेलो दी, 3 बच्चे, 17 साल की शादी, गवर्नमेंट जॉब, झोदना बेटियों, जुड़वा होगा, जुड़वा बेटियों का डिप्रेशन, हस्बैंड मारपीट, गाली गलौज, ससुर के भड़काने पर, सास का बिस्तर पर ही सब किया, 4 नंदे, भात भी भरा, हस्बैंड अदर डिस्ट्रिक्ट में रहते थे, अकेले बच्चे पाले, अपने जापे अकेले किए, हस्बैंड को सुधार नहीं, बिना बात भरे बाजार में गली गलौज, भरे बाजार में गाली गलौज। पहली बार मैंने भी पलट कर गाली दी, मुझे मारा, मुंह सूज गया, आसपास शॉपकीपर्स ने रोका, पहले भी ससुर के पास से आकर अचानक मारने लगते हैं। मैं कहाँ रहूं, ये यहाँ नहीं जाना, अब नहाने, ये करने, मतलब जो मैंने कहा है बस वही होना चाहिए। मारने के बाद नॉर्मल हो जाते हैं, छोड़ भी दिया करो। क्या करूं, आज पहली आपकी वीडियो देख रही हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आई एम MA BEd सीटेट हरियाणा सीटेट क्वालिफाइड। बताओ, इतनी पढ़ी लिखी लड़की, सब कुछ करने वाली, और मार खा रही है। ये चीजें जब बढ़ रही होती है ना, मैं इसीलिए कहती हूँ कि तभी बहुत स्ट्रिक्टली मना कर देना चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली अपोज करना चाहिए, ये चीजें बढ़ती ही जाती हैं वरना। ठीक है ना। अगर आपको बिल्कुल अब इस चीज से वो चाहिए ना, क्या ना, आप देखो 17 साल की शादी हो गई आपकी, वैसे तो घरेलू हिंसा का ये केस है, आपको पुलिस की मदद लेनी चाहिए, लेकिन वो भी इतना आसान रास्ता नहीं लगता, नहीं जा पाती महिला। एटलीस्ट मारने लग जाते हैं, उस टाइम पे आप अगर पलट के मार नहीं सकती, उन्हें रोक नहीं सकती, आप उस जगह से भाग के अलग हो सकती हो, जब आपको लगे कि हाँ भैया ये मारता ही मारता है। और पुलिस में नहीं भी जाओ, आप धमकी दे सकती हो, है ना। तो अपनी रक्षा कहना दे खुद करो, उठो द्रौपदी शस्त्र उठाओ, अब कान्हा जी नहीं आएंगे, वो वाला कुछ इस तरीके की लाइन है ना। जब इस तरीके की चीज होती है तो होता है ये। अभी जो एक साउथ इंडियन मूवी भी थी, जया 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 है, उसमें यही तो हो रहा था, उसको पीटता था उसका हस्बैंड, वो सब जगह अर्जी लगा चुकी, मैके में सब जगह, कहीं कुछ नहीं हुआ, उसने पीटना बंद नहीं करा, ना ससुराल वाले सुन रहे हैं ना मैके वाले सुन रहे हैं कि एडजस्ट करो। उसने फोन में खुद ही मार्शल आर्ट सीखी और अपने पति की खूब तोड़ाई करी बराबर। तो बहुत तब तो फनी लग रहा था, लेकिन रियलिटी में ऐसा देखना, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था, वो नहीं कर पा रही, लेकिन आप वहां तक नहीं जा पा रहे, लेकिन आप बच के भाग तो सकते हो। भाई अपने को पिटने से तो बचा ही लो, पहले पहला काम तो आप ये करो कि मेरे को पिटना नहीं है, चाहे मुझे दौड़ना पड़े, चाहे भागना पड़े, चाहे घर से बाहर जाए खड़ा होना पड़े, मैं पिटूंगी नहीं। पीटोगे तो मैं पुलिस में जाऊंगी, शायद थोड़ा रुक जाए। नेक्स्ट। हेलो दी, मेरी बेटी के बाल बहुत खराब है, मेरा पति मेरा देवता की मूवी की तरह, कुछ ऐसा बताओ ना जिससे बाल ठीक हो जाए। उसके बाल तो वो जिन्होंने ऐसे, आपकी बेटी के बाल ऐसे खड़े हैं, उसके बाल तो चोटी की तरह यूं खड़े थे। बालों को सॉफ्ट करना है, दही लगा लो, कंडीशनर आप रेगुलर यूज करो, जैसे हम लोग कंडीशनर ही तो लगाते हैं, उससे तो हमारे बाल सॉफ्ट रहते हैं, कंडीशनर का नाम ही है। नहीं तो आप होम मेक पैक जो रहते हैं, दही वगैरह मिला के, वो बालों को सॉफ्टन कर देंगे।
हफ्ते में 2 बार शैम्पू के बाद भी अगर रफ रह रहे 3 बार कर लो, माइल्ड शैम्पू यूज कर लो, है ना। मुझे मैप बनाना नहीं आ रहा, सेंसस में ड्यूटी लगी है। देखो मैप बनाने के ना बड़े सारे से जुगाड़ चल रहे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगले वाले जो एलएलई का व्लॉग आएगा उसमें मैं थोड़ा सा शेयर कर दूँ। वैसे तो अब काफी लोग तो पूरी भी कर चुके हैं। नेक्स्ट, हेलो दीदी, आप बोल रहे हो ये गर्ल्स या लेडीज को फ्रीडम मिलनी चाहिए, बट विलेज और पुराने टाइम में इसलिए रिस्ट्रिक्शन थे क्योंकि गर्ल्स और लेडीज को फ्रीडम दी जाती थी, तो उसमें से काफी गलत रास्ते पर चली जाती है और आज मोस्टली यही सब देखने को मिलता है। उसकी वजह से समाज में बहुत कुछ हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, इसलिए विलेज और पुराने टाइम में फ्रीडम नहीं दी जाती थी और रेस्ट्रिक्शन रखे जाते थे। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो हर चीज के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, और गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, वो वाली चीज है। 2-4 लड़कियों ने कुछ गलत करा, इस चक्कर में जो 2-4 लड़कियों में पोटेंशियल था बहुत कुछ अच्छा करने का, उन्हें भी बांध दिया गया। ये है। तो अब जब आजादी मिल रही है, अगेन वही है कि कुछ परसेंट गलतियां कर रही हैं, बहुत भीषण गलतियां भी कर रही हैं, लेकिन अब बहुत सारी लड़कियां पढ़ रही हैं, लिख रही हैं। पर्दा प्रथा, बेफालतू के नौकरों वाली बिल्कुल कंडीशन के घर में करने के बाद भी इज्जत नहीं है। पैसे कमाने की कैपेबिलिटी है, पढ़ने की कैपेबिलिटी है, लेकिन वहां तक पढ़ ही नहीं पा रहे। वो सब चीजों से छुट्टी मिल गई। तो सब कोई एक से नहीं होता, देखो पांचों उंगलियां एक सी नहीं होती। आप बिल्कुल बांधोगे तब भी गलत होगा, खुला छोड़ दिया तब भी कुछ गलतियां नजर आ रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि खुला छोड़ देना ही सही है। जो अगर हमारे माँ बाप ने हमें ढंग से सिखाया है और हमारा भगवान पे भरोसा है, या थोड़े बहुत भी हमें समझ सही है, तो फिर हम 2-4 गलती करेंगे, गलतियां किससे नहीं होती, लेकिन फिर उसके बाद समझ जाएंगे, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं ना। और हम बंधुआ मजदूर की तरह अगर घर में ही रहेंगे, आपने देखा होगा जो कभी बाहर नहीं निकले, कुछ करा ही नहीं ना बाहर का, केवल घर ही घर में पूरी जिंदगी बीत गई, वो 1-2 दुकान आगे भी जाने में या कुछ एक फोन में कोई एप्लीकेशन चलाने में भी उनको कॉन्फिडेंस आता नहीं। वो इसीलिए तो नहीं आता क्योंकि कभी करा ही नहीं। तो आज़ादी देनी चाहिए, लेकिन साथ में समझ अपने बच्चों को देते रहें ताकि वो गलत रास्ते पर ना जाए। फिर भी क्या होता है वो माँ बाप का पूरा जिम्मा नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ। बच्चे अपनी मर्जी से चलते हैं, हम बस बता सकते हैं उन्हें। नेक्स्ट, मेरी 2 बेटियां और देवरानी को एक लड़का है। इस चीज का इम्पैक्ट वो लोग मुझ पर डालते हैं, बोलते नहीं, मेंटली वो मुझ पर इफेक्ट करता है। मत करो, क्योंकि ये किसी के हाथ की बात नहीं। और मूर्ख होते हैं ऐसे लोग जो लड़की या लड़का होने पे किसी को दोष या बधाई दें। ये अपने हाथ की बात ही नहीं है, इतनी बेसिक सी बात नहीं समझ में आती। तो आप अपने मन पे मत लो, जो कह रहा है उसकी बुद्धि कम है, आप ये मान के चलो। एक अच्छे दिल के साथ आज की दुनिया में अच्छे सरवाइव करना कोई आपसे सीखे, बाकी मैं बस यही सीखने की कोशिश कर रही हूँ। बल्कि मैं भी यही कहती हूँ, जब कोई कहता है ना कि ऐसे दिल के साथ तो चल नहीं सकते, दुनिया में सरवाइव नहीं कर सकते, तो मैं हमेशा अपनी जो भी मेरी एज होती है, जब 35 थी, जब 25 थी, जब 45 थी, मैं ये कहती हूँ इतने साल तो कट गए, देखेंगे आगे भी क्या पता कटी जाए। नेक्स्ट, मैम मेरी अपने छोटे बेटे की पढ़ाई को लेके बहुत टेंशन है। 7 ईयर रनिंग है, उनका यूकेजी अगेन करवा रही हैं, पर उसमें अभी तक कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है। उसको लेके स्कूल टीचर भी थक जाती हैं, अब तक 2 टीचर्स ने पढ़ाया, अब अदर टीचर्स भी उसके कंप्लेंट करती हैं। घर में तो बहुत बोलता है, पर स्कूल में बहुत डरा डरा सहमा रहता है। अभी तक उसे 2 to 4 टेबल ही आते हैं। घर पर भी मैं बहुत ट्राई करती हूँ उसे पढ़ाने का, पर उसका मन ही नहीं लगता। देखो अगर ये सोचो कि कुछ बच्चों में ना ऐसा रहता है कि वो एकेडमिक में बहुत अच्छे नहीं परफॉर्म करते, लेकिन क्या वो हर चीज में, देखो अगर हम ड्राइंग की बात करें ना, दिमाग उसमें भी है। राइटिंग की बात करें, दिमाग उसमें भी है। खेल की बात करें, दिमाग उसमें भी है। तो हो सकता है जैसे वो डिसलेक्सिया वाला था ना तारे जमीन पर, के उसका बहुत सारी चीजों में इंटरेस्ट था, इंटेलिजेंट बच्चा था वो, लेकिन उसको अक्षरों में प्रॉब्लम थी। तो आप अपने बच्चे की बुद्धि को उसके एकेडमिक के कितने तक उसका टेबल याद है, कुछ और है, इससे जज मत करो, और उसके साथ पेशेंस रहो। अगर वहां पर 3 टीचर्स कर रहे हैं, वहां से कंप्लेंट आ रही है, आप भी ट्राई करो, नहीं करो, तो आप मान के चलो कि एकेडमिक चीजों में मेरे बच्चे का परफॉर्मेंस वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली बच्चों का है। ये चीज आप एक्सेप्ट कर लो, तो पहली तो आप प्रेशर से वहां से फ्री हो जाओगे। कोशिश करते रहो, और साथ में ये देखो कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट और किन चीजों में। हर बच्चा देखो एक सा नहीं होता, सबके पास अलग अलग बच्चे आए हैं, उनके कुछ अपने कर्म, कुछ बच्चे के कर्म।
तो हम हर उंगली को खींच के एक बराबर करने में लगेंगे तो फिर कुछ नहीं होने का। जो हमें दिया भगवान ने, अब उसको कैसे बेस्ट तरीके से हम कर सकते हैं, बस ये हमारा काम है एज अ पेरेंट। तो जैसा चल रहा है उसको आप कोशिश कर लो, लोड मत लो अपने ऊपर, और ये देखते रहो कि आपके बच्चे का टैलेंट अगर पढ़ाई में नहीं दिख रहा तो किसी और चीज़ में कहाँ दिख रहा। फिलहाल इतना ही करो। नेक्स्ट, छोड़ना सीखो चीज़ों को, यही है सबसे बड़ी सीख आज हम सबके लिए। हाँ, जो मैं कह रही थी अभी, जो बोला ना कि किसी को माफ़ करना उसके लिए नहीं, अपने लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट, नमस्ते दीदी, मेरे पति शराबी हैं, मैं क्या करूं? एक काम मिला है बट मुझे घर से निकलना अच्छा नहीं लगता, हमारे पास कुछ भी नहीं है, काम करने जाने में शर्म आती है। बेटा 14 साल का है बट उसके लिए कुछ कर नहीं पाई, पेमेंट 12,000 लगाए हैं कंपनी वाले, ना करूं ना करूं, पैसे कम लग रहे हैं, मैंने कभी कोई काम नहीं किया, क्या करूं? देखो, अभी स्टार्टिंग में ना, जब अगर कभी पहले कुछ नहीं किया आपने कमाने वाला काम, तो इतना ज़्यादा सोचो मत, जस्ट स्टार्ट। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा और शायद इंटरेस्ट भी आने लगे। नेक्स्ट, हाय दी, माई प्रॉब्लम इज अबाउट माई डॉटर, स्टडी में वो अच्छी है बट अब कॉलेज में है, उसकी पसंद का कोर्स में एडमिशन लिया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फिर भी बिल्कुल स्टडी पे ध्यान नहीं देती है, घर के कोई काम में भी हेल्प नहीं करती, बोलती है तो झगड़ा करती है, बिना बोले नहीं पढ़ती है, मैं उसके साथ बहुत फ्रेंडली रहती हूँ, किटकिट नहीं करती, बट बिल्कुल ही ना पढ़े तो थोड़ा बोलना पड़ता है। तो प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए, रोज़ 2-3 आवर्स भी नहीं स्टडी करती, प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए कि क्या समझाऊँ। उसको थोड़ा मोटिवेट करना चाहती हूँ। फर्स्ट सेमेस्टर में बोलती थी कि आप लोग मुझे अपने तरीके से पढ़ने दो, बट 2 सब्जेक्ट में अटक गई। अभी सेकंड सेमेस्टर में बोलती थी कि कॉलेज में थक जाती हूँ, जब रीडिंग वैकेशन मिलेगा तब कर लूँगी। अब रीडिंग वैकेशन भी मिल गया, 5 दिन हो गए, कॉलेज ही नहीं जाना, फिर भी पूरा टाइम वेस्ट करती है, बहुत दुख होता है। हमने लोन लेकर अच्छे कॉलेज में एडमिशन करवाया बट उसे कोई वैल्यू नहीं। मेरे हस्बैंड अगर बोले तो बहुत बोलते हैं, तो मैं उसको रोकती हूँ, बट अब मामला हाथ से निकलता जा रहा है, क्या करूँ? सैड है ना, जब बच्चे नहीं समझते, जब हमारे सेक्रीफाइसेस को बुरा लगता है। लेकिन आप ना, मतलब ये देखो, अगर मैं अपने तरीके से देखूँ ना, तो जैसा आप कह रहे हो ना मैं फ्रेंडली रहती हूँ, मैं फ्रेंडली ना रहती फिर मैं तो इतनी खरी खरी सुनाती। अगर अब भी मेरे बच्चे इस टाइम पे इस तरीके की कोई हरकत कर देते हैं ना, कि इनकी मर्जी बड़ी करके हमने कुछ किया और उसके बाद फिर वो नहीं करते, फिर इनकी प्रचंड लेवल की बेइज्जती होती है ना। जिसे ये अपनी भाषा में कहते हैं रोस्ट, कि मम्मी तो हमें रोस्ट कर दिया, मम्मी ने हमें रोस्ट कर दिया। लेकिन फिर उसको जलील करना बनता है कि भाई तेरे कहने से कोर्स में एडमिशन अब होगी 2 में फेल। अब ये नहीं है कि इसके बाद वो एकदम लाइन पे आ जाएगी, लेकिन आपको एक तो थोड़ा सी शांति पड़ेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब उसके लिए या तो किन के साथ रहती है, उसका फ्रेंड सर्कल कैसा है, क्या देखती है सोशल मीडिया पे। देखो, जैसे वेकअप सिड वगैरह पिक्चर है रणबीर कपूर की, मैंने कई साल पहले देखी थी वो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उससे ट्रैक पे आ सकते हैं, आप देख लें। ऑर्गेनाइज रहना, डेली काम पे जाना, डिसिप्लिन में रहना कितना नेसेसरी और सूदिंग होता है, वो उस पिक्चर को देख के लगा है। तो इस तरीके की आप कुछ ना कुछ, अगर आपके पास कोई, मतलब खुद सर्च करो, कोई शॉर्ट फिल्म, कोई वीडियो छोटी मोटी इस तरीके की आए ना, उसको सेंड करो कि देख, क्योंकि कई बातें हम नहीं समझा पाते, लेकिन वीडियो में इस तरीके से बताई जाती है कि समझ में आ जाती है। जो आप उसे समझाओगी, वो इतनी छोटी नहीं है, उसको सब पता है उसकी लाइफ किस ट्रैक पे जा रही है, लेकिन वो नहीं सुन रही, ना समझ रही ना सुन रही। तो उसका आप ये कर सकते हो कि सोशल मीडिया पे कंटेंट हर तरीके का है, आप ढूंढो और फिर उसको वो सेंड कर दो, अपने साथ बैठ के किसी तरीके से दिखा लो, ज़्यादा मत बोलो, वो वीडियो में अपने आप सब बोल। तो जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, बस मेरा कहना ये है। रिजल्ट क्या आएगा भगवान ही मालिक है। नेक्स्ट, हेलो दी, कैसे हो? मैं काफ़ी दिनों से आपके तीनों चैनल देखती आ रही हूँ, आज आपकी हेल्प चाहिए। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे हस्बैंड बैंक में हैं, मेरे 8.5 साल के ट्विन बेटे हैं। अभी तक तो हम साथ थे, अब उनकी पोस्टिंग दूसरे स्टेट में हो गई है। मेरी पोस्टिंग भी मेरे घर से 45-50 किलोमीटर है, मैं डेली अप डाउन करती हूँ। प्रॉब्लम यह है कि मुझे समझ नहीं आ रहा हस्बैंड के बिना घर बच्चे जॉब कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि अभी तक मेरे हर कदम पे वो सपोर्ट मिलता आया है। मेरे बच्चे एकेडमिक वाइज बहुत अच्छे हैं, अभी क्लास 2 में है, वो खाना नहीं खाते खुद से, ना खुद से पढ़ना है, फ़ोन एडिक्शन है दोनों को। मुझे इनकी और ज़्यादा ज़रूरत थी, प्लीज़ हेल्प करें।
देखो एक तो रीजन वो हो सकता है, अगर आप जहाँ पर जॉब करते हो अगर आप वहां पर रहने का प्रोग्राम अपना कुछ सेट कर सको तो आपका जो जाने आने का टाइम है ना वो बहुत ज्यादा सेव हो जाएगा। रही बात स्कूल की, स्कूल हर जगह है अच्छे, है ना। अब आपकी पोस्टिंग गाँव वाँव में हो तो बात अलग है। दूसरी क्या हो सकती है इसमें कि भैया या तो आप, अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब है तो ब्रेक तो आप इतना लंबा ले नहीं पाओगे, सीसीएल वगैरह भी कोई हल नहीं है। अगर हस्बैंड बाहर रह रहे हैं तो कोई भी एल्डरली मेंबर आपके इन लॉज की तरफ से या आपके मैके की तरफ से अगर आपके साथ रह गए तो आपकी लाइफ कट जाएगी आराम से, नहीं तो सच में स्ट्रगल हो जाएगी। ये दो ऑप्शन है, आप देख लेना इनमें से कोई आपके लिए अगर काम कर जाए तो। नेक्स्ट, हेलो दी नमस्ते, बहुत दिनों से आपका वीडियो देख रही हूँ, सोचा कमेंट करने को बट नहीं किया। मेरा भी सवाल है, मेरे घर में जब शादी हो के आई थी बहुत रूल्स रेगुलेशन वगैरह बताए गए थे जिनको मैंने फॉलो भी किया। मेरे हस्बैंड शुरू से ही नार्सिसिस्ट हैं, डोंट नो मैंने सही लिखा या गलत बट सिंपल बोलूँ तो टॉक्सिक हैं। अब हालांकि उनकी सारी बुराइयों के बाद भी मैंने इस रिश्ते को निभाना चाहा है। हालांकि मेरे बच्चों से बहुत अच्छा बिहेव करते हैं बट मेरे इन लॉज जो मेरी देवरानी आई है अभी 2 साल हुआ है बस, बट वो एक ना एक एलिगेशन लगा रही है। कभी भी कुछ भी बोले जा रही है, वो पुराने रूल्स रेगुलेशन सारी बातें ये लोग उस पर अप्लाई नहीं करते और मैं कोई भी काम बता के करूं या ना बताकर हर चीज में मेरा ही फॉल्ट निकालते हैं। अपनी तरफ से मैंने बहुत हैंडल किया बट अब समझ नहीं आ रहा। देखो वही अभी ये पीछे आएगा था ना, शायद आपका ही था या किसी और का था, देवरानी ने अब शुरू कर दिया, रहा उसने बना दी, अब आप भी फ्री मान के चलो। अब उसका पति सपोर्ट कर रहा है, आपके पति नार्सिसिस्ट है, कोई बात नहीं, रास्ता तो खुल ही गया तब भी, है ना। नेक्स्ट, मेरा बच्चा 5 साल का है, 1 मंथ का कंप्लीट हो गया और 1 मंथ का कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी वह फर्स्ट में जाएगा तो ये फ्यूचर के लिए सही रहेगा या 1 साल बाद में उसका एडमिशन कराऊं जब वह 6 साल का हो जाएगा। नहीं 5 साल 1 महीने का, 6 में तो लग ही गया ना, तो जाने दो अगर चल रहा है उस हिसाब से उसका पढ़ाई तो। नेक्स्ट, मेरी बेटी 12 ईयर्स की है, मेरे क्रॉनिक डिप्रेशन के चलते और जॉइंट फैमिली के टॉक्सिक एटमोसफेयर के चलते बेटी पर बहुत गलत असर हुआ। बैड वर्ड, झूठ बोलना, पढ़ाई से मन चुराना सब उसने सीख लिया। नोबडी टुक केयर ऑफ माय डिप्रेशन और एंजाइटी, पर अब उसको देखकर मुझे ही गिल्ट हो रहा है। समझ नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल करूं। अपने तरफ सबके बैड बिहेवियर के कारण मैंने भी मेरा सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस सब लूज कर दिया है, प्लीज हेल्प। अभी आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकली हो, चक्कर ये है पूरी तरीके से जो आपके मैसेज को पढ़ के समझ में आ रहा है। तो अभी बेटी गलत उस पर चली गई है या जो भी है, देखो पहले आपको खुद को ही संभालना होएगा तभी आप उसको संभाल पाओगे। दूसरी चीज, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, अब उसका बिल्कुल टैग लाइन बताती हूँ कि जब अपने दुख इतने बढ़ जाए ना कि उनका कोई अंत समझ में ना आए तो उनको एक किनारे छोड़ के अगर हम किसी दूसरे के दुख दूर करने में लग जाएं तो ऑटोमेटिकली हमें अंदर से अच्छा लगने लगता है, अपने दुखों की तरफ फिर ध्यान ही नहीं जाता। तो आपके पास एक ऑप्शन है ये कि अब आपके साथ जो भी लोगों ने किया उसकी बजाय अब आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने में लगा दें। 1 दिन, 1 महीने, 1 साल में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन जब आप लगातार समय बिताती रहेंगी तो धीरे धीरे आपकी बेटी पे आपकी छाया पड़ने लगेगी, है ना, वो बदलेगी ऐसा नहीं है। अब और इसके चक्कर में जब हम किसी बिगड़ी हुई चीज को सुधारते हैं ना वो अपने आप में ही सेटिस्फाइंग होता है, आप भी ठीक होगी। तो अब आप अपने उसको परेशानी को साइड में रख के अपनी बेटी के ऊपर धीरे धीरे काम करना शुरू करो। सिंपल लो, बातें करो, उसके साथ टाइम बिताओ, कुछ खेलना है, साथ में कुकिंग करनी है, कुछ भी थोड़ा थोड़ा उसके साथ टाइम बिताना स्टार्ट करो, चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट, बाहर जाने से पहले एंजाइटी क्वेश्चन वाली हूँ, थैंक्स दीदी फॉर योर आंसर। मेरे भी 2 चैनल है शायद इसीलिए थक जाती हूँ, बट योर आंसर इज बेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट, हेलो दी प्लीज रिप्लाई, मेरी एक नंद है वो कभी मेरी हेल्प नहीं की, ना प्रेगनेंसी में भी ना, और उसने अपने लड़के को मेरे घर पे भेज दिया, बोलती है हस्बैंड से कि वहीं रखो, उसका लड़का कुछ नशा करता है, पता नहीं क्या बात है, वो 24 का आसपास का होगा, मैं क्या करूं। आने दो फिलहाल, तो मना करोगे तो आपके लिए ही वो लगेगा कि जाने से पहले ही मामी पेंच लगा रही है, लेकिन अगर आके कुछ भी लगे कि गड़बड़ है तो मना करने से चूकना मत। अपने हस्बैंड को उसकी सारी बातें हैंड टू हैंड बताती रहना, ये नहीं कि आते ही मतलब रेडियो की तरह बज गया, लेकिन कुछ भी लगे उनको पता होना चाहिए, उनकी नॉलेज में होना चाहिए। नेक्स्ट,
हेलो जी मैम, आपसे एक बार मैसेज किया था कि मेरे इन लॉज की बस प्रॉपर्टी बनाने का ही क्रेज है, घर पर कोई ध्यान नहीं, एक प्लॉट में रेंट के लिए रूम्स बना रहे हैं। तो आपने रिप्लाई किया था कि मैं कुछ नहीं कर सकती, उन्हें करने दूं। अब उस प्लॉट में रेंट वाला आइडिया ड्रॉप हो गया, आई एम हैप्पी। वहाँ आप नॉर्मल हाउस बनाने लगे हैं, बट प्रॉब्लम ये है, पता नहीं अभी वहाँ कौन रहेगा, हम या जेठ जेठानी या फिर घर रेंट पर। मुझे वैसे कोई फर्क नहीं है जो करे, बट दिक्कत ये है अगर मुझे ही वहाँ जाना पड़ा तो मेरे हिसाब से कुछ तो हो। मैं अभी रहती हूँ जहाँ, कहने को तो इतना बड़ा घर है बट कुछ भी सही से नहीं बना, इसलिए मुझे अभी तक दिक्कत आ रही है। तो मैं चाहती थी कि वहाँ एटलीस्ट कुछ सही से ढंग के बने, बट अब वहाँ ऐसे ही बिना सोचे समझे बना रहे हैं। और अगर मैं कहती हूँ कि कुछ चीज़ें जहाँ भी ठीक करवा दो तो बोलते हैं वहाँ इतना खर्च हो रहा है और होना उसकी टेंशन है, तुझे जहाँ की पड़ी रहती है। क्या करूँ, मैसेज लंबा हो गया बट बात मेरी रह गई, नेक्स्ट एपिसोड में करती हूँ। जानना चाहती हूँ अपने लिए या जान घर में जो ज़रूरी नेसेसिटी है वो कह रही हूँ, एक्स्ट्रा तो कुछ भी नहीं। क्या मैं गलत हूँ? देखो, आपका काम था सजेशन देना, आपने दे दिया, ठीक है। खर्चे वाली चीज़ नहीं, देखो मुझे लगता है ऐसे में कि सही बनना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर और नक्शा सही बनना, चीज़ें सही जगह पे हों। दीवार हो, टाइल बाद में भी लग सकती है ना। बेडरूम जितना बड़ा बनना है वो, उसके बाद उसमें सजावट बाद में भी हो सकती है। बाथरूम है, किचन किधर बन रही है, तो मेन है सही बनने का मतलब कि मैपिंग ठीक से हो, चीज़ें सही से बने, वेंटिलेशन, रोशनी, इजी टू यूज, इस तरीके का बन जाए। खर्चे वाली बात कहाँ आती है? सजावट में। आप वो तो कह ही नहीं रहे भाई। मान लीजिए कमरा जितना बनाने में यहाँ खर्च होगा उतना ही इधर खर्च होएगा, तो उसमें तो खर्चे में कोई बात ही नहीं हो रही, अब तरीके से बस बनाने का वो हो रहा था। लेकिन अगर मैप वाला काम निपट चुका फिर कुछ मत बोलो। अब आगे वेट एंड वॉच, जैसे पहले आप स्ट्रेस ले रहे थे लेकिन वो कारण ही खत्म हो गया ना, तो अभी भी आप, मैं कहूंगी कि स्ट्रेस ना लो। आप देख लो कि एग्जैक्टली आगे इन फ्यूचर होता क्या है। अगर आपको रहना पड़े तो ऊपर की सजावट जब आप रहोगे आप अपने हिसाब से करा लेंगे। फिलहाल इस तरफ ज्यादा मतलब सोचो मत, होने दो। जो हो रहा है देखने दो पहले कि होता क्या है आगे। अभी कुछ आगे की पिक्चर क्लियर नहीं है, तो आप स्ट्रेस ना लो। नेक्स्ट, कैसे हो आप दी? ये तो दहेज केस की वजह से बेटियों के साथ हो रहा है, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? प्लीज शेयर, एडमायर योर थॉट। देखो जी, ये तो है ही गलत, लेकिन समाज की रीति है, गिफ्ट के तौर पे चला था, किसी के हलक में हाथ डाल के हम जबरदस्ती लेंगे ही लेंगे, कीमत है वो नहीं है। और अगर हम कीमत दे के आ रहे हैं तो फिर एज अ बहू मेरा तो मानना ही है, फिर तुम्हारा लड़का फिर हमने खरीद लिया, है ना। फिर इस एटीट्यूड के साथ आना चाहिए, दहेज भी दे रहे हैं और गाय जैसी लड़की भी दे रहे हैं जो सिर झुका के मान रही है, गालियां खा रही है, मार खा रही है, काम कर रही है, बेइज्जतियां सह रही है। वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है मामला, तो है तो गलत ही। और मुझे यही लगता है कि जब गलतियां हो स्टार्टिंग में ही कोई आपसे अनर्गल बातें करे ना, उसका विरोध तभी के तभी शुरुआत में ही कड़े शब्दों में कर देना चाहिए। आवाज ऊंची करो मत, शब्द कड़े रखो, भाव भंगिमा ऐसी रखो कि हाँ आप रिजिड हो इस बारे में, आप ये चीज बर्दाश्त नहीं करोगे। और ये कि जी घर वालों को कुछ नहीं बताना एंड ऑल दैट, जब लगे कि कुछ सच में गलत हो रहा है, आप पे हाथ उठाया जा रहा है आपके दिए हुए दहेज को, जैसे पिछली बार आता है इतना दिया फिर भी उसकी सास कह रही है कि हमने तो कुछ लिया ही नहीं, लिया ही नहीं। ऐसी चीजें आपको समाज और अपने पीहर वालों की नजर में लानी चाहिए। नेक्स्ट, जस्ट क्यूरियोसिटी से पूछा था मैम, सॉरी सैलरी वाला, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से बहुत कुछ सीखा। ठीक, मैं वही हूँ जिसे प्रिंसिपल एंड रिसेप्शन पर इंसल्ट किया था। आपके रिप्लाई के अकॉर्डिंग मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया, पर अभी थोड़े दिन पहले स्कूल के कोऑर्डिनेटर ने बिना सोचे समझे मेरा नाम आगे फॉरवर्ड कर दिया कि मुझे स्पेलिंग नहीं आती। बात यह थी कि किसी टीचर ने बोर्ड में कुछ वर्ड लिखा हुआ था, उसने बिना सोचे समझे बोला कि ये मेरी क्लास है और कह दिया कि ये पूजा मैम है, इनको स्पेलिंग ही लिखनी नहीं आती। मुझे पूरे स्टाफ के सामने बिना सोचे समझे डांट लगा दी। मैंने बोला भी कि मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं लिखा बोर्ड पर, मैंने जाकर अपने बोर्ड पर चेक किया, बोर्ड वाज क्लीन। तो उन्होंने कहा आपने इरेज कर दिया होगा। बाद में पता चला वो कोई और क्लास थी और किसी और टीचर की स्पेलिंग मिस्टेक थी। मुझे घर जाकर पता चला कि बात यह है वो बहुत सीनियर अथॉरिटी तक पहुंच चुकी है और मेरी इंसल्ट हुई है। तो मैंने ये बात कोऑर्डिनेटर को बोली, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं बोला, है किसी टीचर की हरकत है। सोचे समझे दीदी, उन्होंने तो बोल दिया बट मेरी इमेज को मैं कैसे ठीक करूं स्कूल में, क्योंकि पहले ही प्रिंसिपल जी मेरे से थोड़ा सा इरिटेट है। मैं क्या करूं ऐसे ही मैटर सॉर्ट आउट हो जाए, क्योंकि प्रिंसिपल डजंट वांट टू लिसन माय एक्सप्लेनेशन और कोऑर्डिनेटर अपनी गलती को डिफेंड करने के लिए आगे बात नहीं कर रही। जस्ट वेट एंड वॉच। अगर बात यहीं तक है कि कोई क्या सोचेगा,
तो ठीक है, जो मिस मतलब अंडरस्टैंडिंग हुई है वो है, आपके सामने कोई फॉर्मली पूछे कि हाँ भाई क्या था क्या नहीं, सीधे कह दो कि वो मेरी क्लास नहीं थी, मैम को कोई गलत फहमी हुई है। पहली चीज, अगर कोई वहां से एक्शन आता है, टर्मिनेशन या कुछ और है, तब आप थोड़ा बहुत रिजिडली तब भी अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन प्राइवेट है तो कितना और क्या ही कर लोगे, सब मतलब आप मान के चलो इसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। उस ज्यादा से ज्यादा को आप अगर तैयार हो कि ठीक है ये आप यहाँ से फ्री देखो। कई बार ना ऐसी चीजें क्या होती हैं कि हमें सोचने में बहुत बड़ी लगती हैं, क्योंकि इंसल्ट फील हो रही है हमें, लेकिन एग्जैक्टली रिएक्शन या फिर इस पर कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। कई बार ऐसा भी हो जाता है ना। तो अभी फिलहाल आपके करने के लिए कुछ नहीं है, रुक जाओ और देखो कि ये जो चली है गाड़ी वो कहाँ तक जाती है। जो आप कर सकती थी आपने कर लिया, वहां से सबने हाथ झाड़ लिए, अब आप वेट करो कि क्या होता है। अगर आप तक बात आए तब अपनी साइड फिर रखना। नेक्स्ट, थैंक्स दी मेरे सवाल का जवाब देने के लिए, और भी बहुत से उनके सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। आगे है, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, आपके जवाब हमेशा परफेक्ट होते हैं सिचुएशन के हिसाब से, ऐसा नहीं कि जो सवाल कर रहा है उसकी साइड लेकर ही बात करें। वेरी गुड मैम। मुझे इंग्लिश लैंग्वेज सीखना है, मुझे टेंसेज आते हैं, पर मुझे बात करना, तो इसके लिए मैं क्या करूं, प्लीज सजेस्ट मी। अब तो बहुत सारी ऐप आ गई हैं जिसमें आप बोल के प्रैक्टिस कर सकते हो, उनमें से कोई सी भी ट्राई कर लो। डुओलिंगो है और बाकी एआई पे भी ऐड आते रहते हैं कि हाँ कोई ऐप है, तो आप ट्राई कर सकते हो, अब इतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, दीदी नमस्ते, मतलब दिल भर रहा है कमेंट करते हुए, आपने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया कि मैं दूसरों की मदद कर पा रही हूँ। आपकी वीडियो सुनती हूँ, कई कई बार आप रेगुलर नहीं डाल पाते, तब भी आओ बहन वाला तो एक एक एपिसोड कई बार सुना है। लिव लाइफ पर जो प्लेलिस्ट है वो भी। एक नोन में किसी को हेल्प चाहिए थी, मैंने उसको अभी वीडियो शेयर कर दी। आपको देखती बहन बहुत कुछ महीनों से परेशान थी, सुसाइडल थॉट तक आते थे, आपकी तरह मैंने उसको गाइड करा, समझाया। आज अभी 22 मई को 6 बजे उनका फोन आया, 8 साल की प्रॉब्लम उसने अपनी खत्म करने के पहले स्टेप लिया, वो खुश है, रो रही है, दुआएं दे रही है, मुझे गूज बम्स आ रहे हैं, और मैं उसको बातें सुनते सुनते आप ही की तरह बात कर रही हूँ। मैं निमित्त बन गई, हिम्मत तुमने दिखाई, और दीदी मैं भी तो सच में पढ़ी, मतलब शब्द कम है, कितने कमेंट्स कर दूं आपको, सब कम है। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, समर के लिए स्किन और हेयर केयर रूटीन कैसे रखते हो, प्लीज इसका भी ब्लॉग बनाओ। वैसे तो मैं बीच बीच में शेयर करती ही रहती हूँ, पिछले वाले में भी करा था, लेकिन फिर देखते हैं। नेक्स्ट, दीदी मेरा बच्चा 2 साल का है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। मेरी प्रॉब्लम यह है, बच्चा रात में 2 बार खाने के लिए उठ जाता है, जिसके कारण मेरी नींद पूरी नहीं होती, मुझे दिन में बहुत नींद आती है, बच्चों को सुलाने के बाद भी मैं सो जाती हूँ। इस कारण मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, मुझे घर में या पड़ोस में सपोर्ट करने वाला नहीं है, हाउस हेल्प के लिए पैसे नहीं है, प्लीज हमारी मदद करें। ये समय ऐसा चलता है जो आपको ड्रिल कर रहा है, धीरे धीरे आप भी 6.5 घंटे की नींद पे भी आ जाओगे। जस्ट कीप ऑन ट्राइंग, मुश्किल टाइम है लेकिन अपने आप को पुश करते रहो, धीरे धीरे आपका बॉडी क्लॉक सेट हो जाएगा उसी हिसाब से। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी सास पुराने जमाने की हैं, ऐसी वैसी बातें करती हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती, फ्रस्ट्रेट करती हैं और मेरे मायके को नीचा दिखाती हैं, मीठा मीठा बोल के। अगर कोई मीठा बोल के हमारी लंका लगाता है तो हमें भी वही ट्रिक अपनानी चाहिए, उनसे सीखो कि वो कैसे बातों को किस तरीके से बोल रही, सेम आप उनका उन्हीं को दो वापस, सीखो उनसे। मैम मेरे हस्बैंड नार्सिसिस्ट हैं और मेरे इन लॉज भी नार्सिसिस्ट हैं, कोई सपोर्ट नहीं कहीं से, मुझे इग्नोर करते हैं, हर जगह निगलेक्ट करते हैं, मुझसे हर बात छुपाते हैं। हाउ टू डील विद इट। मैं स्कूटी सोसाइटी में लोगों से मिलना चाहती हूँ, मुझे रोकते हैं, 18 साल हो गए मैरिज के, मायके वालों को कुछ भी नहीं मानते, मैं अकेला फेल करती हूँ, आप सजेस्ट करो हाउ टू डील विद इट, आई एम हाउस वाइफ। 18 साल हो गए ना, तब आप बोलना शुरू कर सकती हो। आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद है, आप थोड़ा थोड़ा मिलना जुलना शुरू करो, लाइव नहीं मिल पाओ फोन पे मिलो, व्हाट्सएप पे टच में रहो, सर्कल स्ट्रॉन्ग करो अपना, और धीरे धीरे घर से निकलना शुरू करो। कोई रोके, पूछो प्रॉब्लम क्या है ना। और बातों में यही है कि मैं फोन पे भी तो वही बातें करती हूँ जो लाइव मिलके करूंगी। धीरे धीरे शुरू करो कदम बढ़ाना कि हाँ कोई रेखा अब ऐसी मायने नहीं रखती, हालांकि मायने तो मुझे लगता कभी भी नहीं रखती। ये हम अपनी बाउंड्रीज खुद सेट करते हैं, हमें कितना किसके अंडर में रहना।
नेक्स्ट, हेलो सुनीता जी, मेरे हस्बैंड शराबी हैं, मेरी माँ को बहुत अपमान किया, फोन कॉल करके अभी मेरे हस्बैंड को जॉन्डिस हुआ है, डॉक्टर को दिखाया, वो मेडिकेशन पे है, मैं उनका ख्याल रख रही हूँ। मुझे भी बहुत बहुत टॉर्चर किया, लेकिन माँ, मैं भूलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरी माँ बोलती है उनको अपने कर्मों की सजा मिल रही है। ये मैंने लास्ट वाले व्लॉग में पढ़ा था, अब इतना पढ़ लिया है तो फिर से बता देती हूँ कि इसमें मैंने कहा था कि आप अपने शादी और अपने हस्बैंड को बचाइए, उसका ध्यान रखिए, क्योंकि आप अपने मन से उन्हें माफ़ करने की कोशिश कर रही हैं। माँ अपने बड़प्पन का परिचय नहीं दे रही है यहाँ पर, है ना। तो आप फिलहाल उनसे ना तो बात करें, ना उनकी कोई बात पे ध्यान दें, और ना अपना पति का और सास का रिश्ता सुधारने के भी उस पर काम करें। फिलहाल अपने पति की मेडिकल हेल्थ पे ध्यान करो कि वो सही हो जाएं, और अपना रिश्ता सुधारो कि आपके और आपके पति के बीच में जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो। ठीक है, बाद में करना मम्मी से बात, दिस इज नॉट द राइट टाइम। नेक्स्ट, दीदी क्या हम मेटा एआई से कोई भी सवाल पूछते हैं तो कोई फ्रॉड हो सकता है? मैंने कुछ पूछा तो सुकून भरा जवाब आया, तो मेरे हस्बैंड मना कर रहे हैं मत पूछा कर ऐसे, आप बताओ क्या ये सही है? देखो, एडिक्ट होना गलत है ना, क्योंकि वो आप कितना भी करते जाओगे वो रिस्पॉन्स देता रहेगा, वो नॉर्मल इंसान तो है नहीं जो थक जाएगा। तो कई बार मैंने देखा कि एक आध रील भी आई थी, शायद गूगल का कोई रिसर्च था, कि लोग अब इंसानों से बात करने की बजाय उनसे ही बात करने में सही है, क्योंकि वो आपको इंसल्ट नहीं कर रहा, आप जो कह रहे हो वो सही है, उसके हिसाब से बोल रहा है। अगर आप लगातार उसके संपर्क में रहोगे ना, तो आप रियल इंसानों को डील करना भूल जाओगे। ये पॉइंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अपनी क्योरीज जो आपकी जो भी हैं उनको शांत करने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ है। नेक्स्ट, दीदी अगर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए? मेरी भाभी हमेशा टॉन्ट मारती रहती है, खुद को बेस्ट दिखाने की कोशिश करती रहती हैं। उसके कंपैरिजन में ज़्यादा क्वालिफाइड हूँ, घर जॉब बच्चा सब संभालती हूँ, उसमें ना तो जॉब का प्रेशर हैंडल होता है ना घर का। फिर भी वो ऐसे दिखाती है कि वो बहुत बड़ा तीर मार रही है, हम कुछ नहीं कर रहे। भाई और मम्मी के साथ मुझे रिलेशन खराब नहीं करना, इसलिए मैं उसके टॉन्ट का रिप्लाई नहीं करती। आपके स्टाइल में कुछ वन लाइनर दीजिए ना, जिससे उसको समझ में आए कि उससे ज़्यादा काम करने वाले दुनिया में बहुत हैं। हम रिप्लाई देते नहीं, इसका मतलब वीक नहीं है। देखो, ऐसे आदमी को ना जो अपने इतने गाने गाता हो और सुनने को तैयार नहीं, मैं तो उल्टा कह देती हूँ, जैसे वो कहता है ना, तू तू हारी मैं जीता, तो मैं कह देती हूँ हाँ तू जीत, फ्री। और फिर अपने, अरे आप कोई काम हो, अरे हमसे कहाँ हो पाएगा, हम तो सिर्फ 8 घंटे की ड्यूटी, 3 यूट्यूब चैनल, घर, यही तो मैनेज करें। आप तो आप हैं, आप कर लोगे, आप बढ़िया करोगे। उल्टा आप उनकी तारीफ करना शुरू कर दो, टोंट भी हो गया, टेक्निकली आप उसे कुछ बुरा भी नहीं कह रहे। नेक्स्ट, मैम मेरे सासू माँ को बहुत ज्यादा टाने टोंट मारने की आदत है, वो सब रेगुलर बेस पे करते हैं, घर पे कोई है नहीं, सास ससुर और मैं ही रहते हैं। ससुर भी लेडीज के जैसे ही बात करते हैं, उनके हाँ में हाँ मिलाते हैं। फिर मेरे हबी जो आर्मी में, उनको शिकायत करते हैं, वो मेरे को कहते हैं कि कुछ भी हो बस बोल मत, कुछ भी वन कुछ बहे सुन मेरे से है या हो ना पता, क्योंकि काम भी करो, ऊपर से ताने भी, प्लीज आप बताओ मैं खुद को कैसे काम रखूं, पीहर तक चले जाते हैं। देखो, तानों का जवाब अभी पिछले में ही आया है, गुस्से में मत दो, लेकिन घुमा फिरा के हंस के दे सकते हो, और लगे कि सामने वाला बिल्कुल ही क्रैक है, रुकेगा ही नहीं किसी भी बात पे, तो फिर एक ऐसा रेशो रखो कि 10 ताने आ रहे हैं, 10 में से 8 को इग्नोर करो, 2 के जवाब दे दो, तो भी थोड़ी सी कमी आती है इस चीज में। नेक्स्ट, मैम 200 एपिसोड में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आपने 202 में उसका आंसर नहीं दिया, अगेन मैंने 202 में पूछा तो 204 में भी नहीं मिला। तानिया सिंह लिखा है, और मुझे याद है मैंने पढ़ा है आपका क्वेश्चन, आपने उसका आंसर जो है मुझे लगता है सुना ही नहीं है, मुझे आईडी याद आ रही है, मैंने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन याद नहीं आ रहा लेकिन आईडी याद आ गई। तो ये थे एपिसोड 203 के सारे सवालों के जवाब, केयरफुली पढ़े हैं, एक भी नहीं छोड़ा है, एक छोड़ा है उसका मैसेज में मैंने जवाब दिया है बस, बाकी सबके जवाब दे दिए। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, अगर किसी और के काम की लगे तो वीडियो फॉरवर्ड करने से मत चूकना, जैसा कमेंट में बताया था, भले ही का काम है। और आपको कोई कमेंट करना हो लेटेस्ट वीडियो पे कमेंट करो, चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।